सर्दी का मौसम है, स्वास्थ्य पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य जो है, हेल्थ इज़ वेल्थ। पढ़ाई पे सेकेंडरी, हेल्थ पे प्राइमरी। इसलिए क्योंकि जब आप निरोगी नहीं रहेंगे तो क्या परफॉर्म करेंगे, इसलिए अपना ध्यान रखें और स्वास्थ्य का ध्यान सबसे ज़्यादा रखें, पढ़ाई का ध्यान उसके बाद। यूपीएससी का एग्ज़ाम फरवरी में है और यूपीएससी का मई में है, तो इस समय टेस्ट सीरीज की धूम है। टेस्ट सीरीज बीपीएससी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी 1 महीना ही टाइम है। तो हमारा प्रीसा आईएएस का ऐप डाउनलोड करिए और उसमें बीपीएससी का टेस्ट सीरीज हम दे रहे हैं, आप उस पर जाएं और उसका फ़ायदा उठाएं। आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पैटर्न और कैसे तैयारी की जाए बीपीएससी 68 68वीं। उससे पहले द हिंदू अखबार का एनालिसिस जो हम डेली करते हैं, तो उसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताया था। कल आपको हमने सेंसस पे डिटेल जानकारी दी थी और ये बर्निंग टॉपिक प्री मेंस में सब कवर हो जाते हैं किसी न किसी सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो जब आप पूरी तरीके से हमारे साथ रहेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सीधे आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस पे, और ये बड़ा बर्निंग है क्योंकि पूरा देश जो है इससे जो है जूझ रहा है। और ये न्यूज़ है कि गुजरात पुलिस ने जो लोग मनी लेंडिंग का काम करते हैं, पैसा उधार देना ब्याज पे, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब कार्रवाई कैसे कर रही है और क्या रूल है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरे देश में ये मनी लेंडिंग जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्राइवेट लेंडर्स के द्वारा दी जाती है, उससे सामाजिक आर्थिक जो व्यवस्था है वो चरमरा रही है। अब पहले न्यूज़ का जस्ट जिस्ट सुनिए और अपने आप को फील करिए कि क्या दर्दनाक स्थिति है। आप इसमें देखिए कोई केस स्टडी टाइप का है जिसमें ये बता रहा है कि रमेश कोहली नाम का आदमी है जिसने किसी प्राइवेट लेंडर से 30,000 रुपया लिया और जुलाई 22 में, और ये देखिए कि उसने 50,000 एज ए इंटरेस्ट पे कर चुका है। अब आप सोचिए कि कितना अजीब बात है कि जुलाई 2022 6 महीना हुआ और 30,000 रुपया उसने लिया और अगले 2 महीने में इन द फॉलोइंग 2 मंथ्स ही रिपेड अमाउंट 50,000 एज इंटरेस्ट। अब आप कल्पना करिए कि कितना परसेंट हुआ, ये 170% हो गया। कितने दिन में? 6 महीने में। 6 महीने में 170% वो दे चुका है, मोटा मोटी 168 तो 170% ब्याज दे चुका है वो। कितने दिनों में? 6 महीने में। अब आप सोचिए ये सालाना ब्याज क्या पड़ेगा, ये डबल हो जाएगा मोटा मोटी 340%। ये दुर्दशा जो है पूरे देश में है। तो खाली एज इंटरेस्ट लिखा है, देखिए ना, 50,000 एज इंटरेस्ट बट द मनी लेंडर्स डिमांडिंग 30,000 मोर, क्योंकि वो प्रिंसिपल अमाउंट है। तो खाली ब्याज दे दिया, 340% सालाना ब्याज पड़ा इसका, मोटा मोटी सिंपल इंटरेस्ट। तो वहाँ पे पुलिस ने जो है तमाम और वो सब किया है, कैंपेन चला रही है वगैरह वगैरह कि भाई धरपकड़ करो। आशीष भाटिया डीजीपी ने कहा कि भाई प्राइवेट लोग जो भी पैसा लिए हैं वो आप कंप्लेंट दायर करिए वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये दुर्दशा क्यों है, इस पे सरकार की क्या नीति है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, ये सब चीज़ें मिलकर बड़ी चुनौती पैदा करती है। कैसे पैदा करती है कि पहली बात कि डर के मारे कोई कंप्लेन करने नहीं आता। मनी लेंडर तो एक तरीके से पूरा माफिया टाइप का है, उसके डर के मारे कोई कंप्लेन
करने नहीं आता है, कंप्लेन करेंगे तो ये मुझे फिर तंग करेगा, रिवेंज होगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। वो डरता है, पुलिस में आता ही नहीं है। अब दूसरी बात सुनिए इसमें क्या है। ये अगर हम ये कहें कि सरकार की फाइनेंशियल जो नीति है उसका ठीक ढंग से इम्प्लीमेंटेशन सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा न किया जाना और बीच में बिचौलियों का, इंटरमीडिएटरी का जो है बीच में दखलंदाजी करना और डायरेक्ट लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन न मिलना, ये पूरा चक्र है। अब इस चक्र को समझिए, ये फेलियर क्यों हो रहा है। जो सरकार कहती है वित्तीय समावेश की बात, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसे हम पढ़ा चुके हैं, वित्तीय समावेश इंक्लूजन। ये वित्तीय समावेश कैसे होगा। ये अगर कोई आदमी प्राइवेट से मनी उधार ले रहा है ब्याज पे, तो क्या ये सरकार की नीति जो वित्तीय समावेश की है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की, इसका फेलियर नहीं है। आप सोचिए, चिंतन करिए, और इस पे तमाम मेंस में और प्री में क्वेश्चन बनेंगे, आप समझे होंगे तभी जवाब दे पाएंगे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की फेलियर की वजह से प्राइवेट मनी लेंडिंग जो है बढ़ रहा है देश में, पूरे देश में, हर स्टेट में। आपकी जानकारी के लिए मनी लेंडिंग एक्ट बना हुआ है, हर स्टेट का अलग है। मनी लेंडिंग एक्ट है, पैसा उधार देने के लिए जो लेंडर है, उधार देने वाला, उसको जो है पहले लाइसेंस लेना पड़ता है और लाइसेंस लेने के बाद उसको उस नियम के तहत ही इंटरेस्ट चार्ज करना है। ये हर स्टेट का अलग अलग है, कहीं 15, कहीं 14, कहीं 16, कहीं 18, मैक्सिमम 24 तक जाता है। मैंने देखा कुछ स्टेट में 24 तक की भी बात की गई है। और कुछ स्टेट में जो है बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे +1 या 2% मैक्सिमम, ये रूल है, एक्ट में लिखा है। तो ना मनी लेंडिंग आप जानते हैं, ना लेने वाला जानता है, ना देने वाला जानता है, ना किसी एजेंसी में आपका कभी कंप्लेन करने जाते हैं। तो मनी लेंडिंग एक्ट का पालन न होना, इसका क्रियान्वयन बिल्कुल 90% उसका क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। किसी को मालूम ही नहीं है मनी लेंडिंग एक्ट भी है और उसके हिसाब से ब्याज दर देना लेना पड़ता है। तो इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं, लेने वाला, देने वाला, पुलिस, सरकारी कर्मचारी और वो जो गरीब व्यक्ति है जिसको लोन चाहिए। तो मनी लेंडिंग एक्ट के थ्रू ये गवर्न नहीं हो रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम है। पहली बात ये है। मनी लेंडिंग एक्ट में क्या लिखा हमने बता दिया। अब ये मनी लेंडिंग एक्ट का पालन न होना और उसका ठीक से जो है क्रियान्वयन न होना, ये प्रॉब्लम है। अगर ये ठीक से क्रियान्वयन हो जाए तो ये जो 340% की बात हम कर रहे हैं सालाना इंटरेस्ट, ये नहीं होगा। और जब ये नहीं होगा तो लोगों में ये जो प्रॉब्लम है सुसाइडल और ये सब परेशानी आई खत्म होगी। और इसको खत्म करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या होगा कि वित्तीय समावेश में गरीब से गरीब आदमी को भी वित्तीय मदद मिनिमम से मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इस पे सरकार अच्छा काम कर रही है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए तमाम योजनाएं, क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर, खेती में किसानों को क्रेडिट कार्ड मिला, एटीएम कार्ड मिल रहा है, लोन भी डिफरेंट टाइप के माइक्रो लेवल पे लोन दिया जा रहा है, माइक्रो इकोनॉमिकल लेवल पे। अभी कल परसों का अखबार में था या इसी में था, सीतारमण जी वित्त मंत्री जो है वेंडर्स को ₹1,00,000 से नीचे का लोन जो है दे रही हैं। तो सरकार को अपनी जो है वित्तीय समावेश को बढ़ाने के लिए माइक्रो फंडिंग पे जोर देना पड़ रहा है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कराने की जिम्मेदारी हम सब पे है। तमाम तरीके की सरकार ने वित्तीय मदद के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग की बात की है। वो जो 2-4 हमने बताया, पशुपालन के लिए लोन दिया जा रहा है 5-10 हज़ार रुपये, आप बकरी वकरी खरीद के पालन करिए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना है,
किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। तो इतना फंडिंग सरकार वित्तीय समावेश के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो फाइनेंस, सूक्ष्म सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, तो इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे? तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू। और फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे होगा? जो मैंने अभी आपको 4-5 एग्जाम्पल बताया। तो इस न्यूज से आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि क्या समस्या है, वो समस्या क्यों है। मनी लेंडिंग एक्ट का पालन न होना उस समस्या की जड़ में है। और तीसरा कि मनी लेंडर्स को अलग करने के लिए, जो इस टाइप के मनी लेंडर्स हैं जो इलीगल काम करते हैं, उनके पास किसान को या गरीब को जाना ही ना पड़े, वो सबसे बेहतर है। अब कैसे नहीं जाना पड़ेगा? जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करेंगे और उसको प्रश्रय देंगे। तो ये समझ लीजिए मेंस में क्वेश्चन पक्का है कि वित्तीय समावेश न होना या वित्तीय समावेश का मूल ठीक ढंग से इम्प्लीमेंटेशन न होना जो है कि मनी लेंडर्स को मशरूम की तरह उगने का सबसे बड़ा बेस तैयार करता है। आगे चलिए, इस न्यूज़ में इतना था। ये बड़े काम का न्यूज़ है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें एक न्यूज़ और था, वो इंडियन डायस्पोरा, हाँ ये है। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले वाला था, बल्कि पहले वाले से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, नेशन विल प्रोटेक्ट इट्स डायस्पोरा, मोदी टेल्स ओवरसीज इंडियंस। ओवरसीज इंडियंस क्या है? वे लोग जो भारत के निवासी हैं या उनके पूर्वज भारत के निवासी थे और वो लोग विदेशों में जाके बस गए हैं, दैट इज ओवरसीज इंडियंस। और इसमें एक टर्म है डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा। इसका क्या मतलब है? डायस्पोरा का सिंपल मीनिंग यही होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल, व्यक्तियों का समूह। ये ध्यान रखिएगा। तो कई बार ये क्वेश्चन ये सिलेबस में भी है, GS2 UPSC में ये सिलेबस मेंस में दिया हुआ है, इंडियन डायस्पोरा। तो डायस्पोरा का मतलब होता है लोगों का समूह। तो भारतीय लोगों का समूह जो विदेशों में बस गया है, ओवरसीज इंडियंस। इसमें 2-3 चीज़ है बड़े मज़ेदार, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मंडे को मनाया गया, लेटेस्ट है, मोदी जी गए हुए हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, तो प्रवासी किसको बोलेंगे? जो देश से बाहर रह रहा है, ठीक है, देश से बाहर रह रहा है। तो उसके लिए 2-3 टर्म है जो आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। एक टर्म है NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन। जो लोग 180 दिन से ज़्यादा देश से बाहर रहते हैं उसको NRI टेक्निकली माना जाता है। अब आप दुबई घूमने गए 2 महीने, तो आप नॉन रेजिडेंट इंडियन नहीं हो जाएंगे, वो NRI नहीं है। तो NRI के लिए मिनिमम मोर देन 180 डेज आपको बाहर, विदेश से बाहर रहना पड़ता है, तब NRI सिंपल कहलाने लगते हैं। दूसरा कि इसमें इनकम जो आप जनरेट करते हैं, उस इनकम को कहाँ पे आप चार्ज करेंगे, कहाँ पे टैक्स देंगे, उसके लिए एक ड्यूअल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी है, ड्यूअल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी, DTAT। इसमें कहता है कि आप जिस देश में 180 दिन से ज़्यादा रहे हैं उस देश में आप इनकम टैक्स दे दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है दोनों देश में देने की, कोई ज़रूरत
नहीं, अगर आप दुबई में हैं 6 महीने से ज़्यादा हो गया तो जो कमाते हैं आप वहीं टैक्स दे दीजिए। वो भारत का कई देशों के साथ इस टाइप का डुअल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटी है। इसमें तीसरी चीज़ ये है कि इंडियन डायस्पोरा किस तरीके से भारत की इकोनॉमिक कंडीशंस को, भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। ये लोग पैसा कमा के लाते हैं, अरब जाने वाला भी लाता है, डॉलर दिनार ले आता है, तो सबसे बड़ा फायदा तो भारत का फॉरेन रिजर्व जो है वो बढ़ता है, विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि आपको जब चीज़ें दूसरे देशों से खरीदनी होगी तो रुपया नहीं लेगा, वो डॉलर मांगेगा। तो भारत में आपका जो है विदेशी रिजर्व जो है, डॉलर, येन, ये सब जो स्ट्रॉन्ग हॉट मनी, हार्ड मनी जिसको पढ़ा चुके हैं, उसकी ज़रूरत है। तो इंडियन डायस्पोरा किस तरीके से भारत में फ़ायदा पहुंचाता है वो मैंने आपको बताया। दूसरा कि वो लोग ट्रैक टू डिप्लोमेसी, क्या ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ये इंटरनेशनल रिलेशन में क्वेश्चन आएगा क्योंकि इससे रिलेटेड हो रहा है। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या है? ये लोग किस तरीके से इस डिप्लोमेसी के तहत देश को फायदा पहुंचाते हैं? तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी का मतलब है तो इसका मतलब ट्रैक 1 भी होगा तभी 2 पैदा हुआ। तो ट्रैक 1 का मतलब होता है कि जो सरकार सीधे सीधे उस देश के साथ बातचीत करके अपने संबंधों को रेगुलेट करती है या मजबूत करती है, जो करना है करती है, वो दैट इज कॉल्ड ट्रैक 1, डायरेक्ट 1 to 1। उसके देश का सचिव आपके देश के सचिव से बात करेगा वगैरह वगैरह। और ट्रैक 2 का मतलब अनौपचारिक तरीका, कैसे कि हमारे देश के लोग जो विदेश में कहीं रह रहे हैं उस देश के साथ कल्चरल एफिनिटी बढ़ाना, इंडो एशियन, इंडो अमेरिकन, इंडो जापान, इंडो नेपाल, इंडो रसिया, इस जिस देश में आप रहते हैं, एनआरआईज जो होते हैं, वो वहाँ पे अपने देश, अपनी कल्चर, अपनी बात को रखने के लिए विभिन्न तरीकों से वहाँ की सरकार के साथ अंतःक्रिया, इंटरेक्ट करते हैं और उससे भारत की छवि को मजबूत करने और सकारात्मक रिफ्लेक्शन देने के लिए तत्पर होते हैं। और वहाँ के कल्चरल या कोई भी सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल एक्टिविटीज़ को इंडिया के साथ क्लबिंग करते हैं, प्रोग्राम होता है, मीटिंग्स होती हैं, कन्वेंशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेमिनार्स होते हैं। तो वो लोग जो हैं उस देश में जहाँ वो रह रहे हैं विदेश में, इंडिया की छवि, इंडिया की बात, इंडिया की बड़ाई, इंडिया की सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करके उस देश के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ट्रैक टू डिप्लोमेसी। रेलवे ट्रैक मत समझ जाइएगा। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी पे आता है क्वेश्चन। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या है मैंने बताया आपको। और इस ट्रैक टू डिप्लोमेसी से डायस्पोरा जो है, इंडियन डायस्पोरा, जो भारत से बाहर रहने वाले लोगों का समूह है, वो देश को फायदा पहुंचाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही बोला कि आप इंडियाज हेरिटेज, आप जो है भारत की विरासत हैं, भारतवंशी हैं। तो इनको कुछ फायदे हैं ओसीआई, इसमें एनआरआई में एक टर्म आता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स और एक टर्म आता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वो हैं जो आज़ादी के पहले से कहीं रह रहे हैं विदेश में और उस दिन उन्होंने जो है यहाँ का पंजीयन कराया हो। और पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, ये दोनों टर्म अब आज की डेट में कॉमन हो गया, मिल गया है। तो ये दोनों एक ही समझिए आप। और इनको जो सुविधाएं नहीं मिलती है वो क्या है ये जान लीजिए। फ़र्क क्या है जो आप हैं और इंडियन डायस्पोरा में जो ओसीआईज हैं, जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, पीआईओ हैं, उनको और आपके बीच कुछ फ़र्क है। सरकार ने आप में और उनमें सिर्फ एक ही फ़र्क रखा है। क्या? पहला कि आप वोट नहीं दे सकते, माने ओसीआई और कौन, पीआईओ, दोनों तो कॉमन ही हो गया है। एक तो वोट नहीं दे सकते, पहला। दूसरा, इंडिया में चुनाव नहीं लड़ सकते। और तीसरा,
आप एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीद सकते। ये देखिए, इतना ही चीज जो है उनको छूट मिली हुई है, या छूट नहीं, सॉरी, प्रतिबंधित किया गया है कि आप वोट नहीं देंगे इंडिया में, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीदेंगे, बाकी सब काम करिए। ये धीरे धीरे सरकार ने इस रूल को काफ़ी सेलेक्ट किया, जिससे दोनों के बीच, इंडियन डायस्पोरा और भारत सरकार और भारतवंशी के भारतीय लोगों के बीच एक मजबूत सॉलिडरिटी हो, और उस सॉलिडरिटी के तहत जो है देश का विकास हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डायस्पोरा क्या होता है, किस तरीके से उन्होंने जो है देश को फायदा पहुंचाने का काम किया है, और उनको क्या क्या सुविधाएं देश में प्राप्त नहीं है, बाकी सब। ओसीआई के केस में टीडीएस अगर आता है तो टीडीएस जो लैंड परचेज या रियल एस्टेट में 1% है नागरिकों के लिए, उनके लिए ज़्यादा है, 23 पॉइंट समथिंग % है टीडीएस है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो कुल मिला के आपको हमने 2 खबरों पे फोकस किया, और ये 2 खबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहे हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। पहला ये इंडियन डायस्पोरा और ओसीआई पीआईओ, ये मैंने बताया आपको, और दूसरा जो है माइक्रो फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये सब चीज़ें कैसे होगी इसके बारे में बताया। तो टाइम पूरा होने जा रहा है, आधा घंटा, हम इसको यहीं रोकते हैं और फिर आते हैं बीपीएससी के बारे में बात करेंगे। हमारा ऐप प्रिसा IAS को आप डाउनलोड करें फटाफट, और उस पर जो है पेड और अनपेड कोर्सेज में जाएं। परसों से हम लोग जो है ये यूट्यूब के बजाय जो है उसी ऐप पे आपसे रूबरू होंगे, ये आप ध्यान रखिए। परसों से हमारा मैसेज और मटेरियल जो यूट्यूब पे होगा वो बहुत ब्रीफ हो जाएगा, और हमारे जितने बच्चे 250-300 बच्चे करीब ज्वाइन कर चुके हैं वो सारे स्विच ओवर हो जाएंगे ऐप के थ्रू। परसों इज़ अ डेडलाइन, तो अगर आप नहीं अभी तक आप ऐप डाउनलोड किए तो तुरंत करिए, और उस पर विभिन्न कोर्सेज में पेड और अनपेड का फ़ायदा उठाइए। परसों से स्विच ओवर होंगे, और जो छूट और रिबेट हम दे रहे थे वो परसों के बाद असंभव हो जाएगा। तो आप इस पे ट्रांसफ़र होने के लिए और अपनी सफलता चूमने के लिए हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं 2-4 मिनट ब्रेक के बाद दूसरी क्लास में, जो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। बीपीएससी क्वेश्चंस पेपर हम डिस्कस करेंगे इसके बाद 2 मिनट में। थैंक यू वेरी